हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेट। अभी तक हम लोगों ने 2 पोम इजीली रिवीजन कर लिया है, तो चलो हम लोग आज के 3rd पोम की ओर मूव ऑन करते हैं, जिसका नाम है द बॉल पोम। एंड मैं आपको रियली बताना चाहता हूँ कि ये पोम जस्ट एक पोम नहीं है, ये हमारे लाइफ के लिए एक लेसन है। तो पता ही है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक कोट ऑफ द डे देता हूँ। तो चलो आज का कोट ऑफ द डे देख लेते हैं, क्या है। अम्ब्रेला can't stop the rain but can make us stand in rain. Confidence may not bring success but gives us power to face any challenge in life. जिस तरीके से एक अम्ब्रेला बारिश को रोक नहीं सकता, लेकिन उसी बारिश में खड़े रहने के लिए हमें साहस देता है, उसी प्रकार से हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भले ही हमें सक्सेस ला कर ना दे, लेकिन वो हमें सही डायरेक्शन में जाने में ज़रूर सपोर्ट करता है। ठीक है, ताकि हम अपने लाइफ में कोई भी चैलेंज आ जाए, हम अपने कॉन्फिडेंस से उस चैलेंजेस को ज़रूर मात देंगे। तो हो गया आज का कोट ऑफ द डे। तो अब चलते हैं हम लोग आगे फटाफट पोम की ओर। तो हमारा सबसे पहले ही बोला गया है द बॉल पोम, ठीक है। और ये द बॉल पोम को लिखा है हमारे फेमस पोएट ने, जिनका नाम है जॉन बेरीमैन। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। पोम को देखते हैं, पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो पहले स्टैंजा में क्या बोला गया है, अब उस लड़के का क्या होगा। पिक्चर में देख सकते हो, एक यहाँ पे बॉय दिख रहा होगा, ठीक है। अब उस लड़के का क्या होगा जो एक बॉल से खेल रहा था और उसका बॉल कूदते कूदते खुशी खुशी हावर में चला गया, पानी में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो पोएट है ना, वो एज अ ऑब्जर्वर कहीं से खड़े होकर एक लड़के को देख रहे हैं। अब वो लड़का जो है वो एक बॉल से खेल रहा होता है और खेलते खेलते उसके हाथ से वो बॉल गिर जाता है। और वो कहाँ पे खेल रहा है, कोई भी हार्बर के बगल में, कोई बंदरगाह के बगल में। और खेलते खेलते जैसे उसके हाथ से वो बॉल छूटा, वो धीरे धीरे ऐसे टपकते टपकते कूदते कूदते जंपिंग करते करते पानी में चला गया। अब वही हमारे पोएट बोल रहे हैं कि अब उस लड़के का क्या होगा, वो तो अब दुखी हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर ऑल हिज बॉल वेंट। तो ऐसा कहना गलत होगा, नो यूज टू से ऐसा कहना गलत होगा कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि और भी बॉल्स हैं। ठीक है, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ का मतलब एक ऐसा दुख जो बहुत ही अत्यंत हो, प्रचंड हो, बहुत ज़्यादा हो, वो अंदर से आकर उसको पकड़ लेता है। कई बार क्या होता है ना कि जब हमारे पास कोई बहुत ही प्यारी सी चीज़ होती है और वो जब हमारे पास से चली जाती ना, तो हम देखते रहते हैं ऐसे करके। जो कोई गिर गया, हम देखते जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्या क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता होता है, हमारा माइंड सिर्फ वहाँ पे चला जाता है। तो इस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो लड़का बिल्कुल रिजिड हो गया। रिजिड मतलब एक ही जगह पर खड़े होकर क्या कर रहा है, सिर्फ उस जगह को देखे जा रहा है, उस जगह को घूरे जा रहा है जहाँ पे उसका बॉल चला गया। अब वो बॉल वहाँ से वापस नहीं आने वाला। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे पोएट क्या कहते हैं कि मैं उसको इंटरफेयर नहीं करूँगा। वो जो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है ना, उसको अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने दो। एक बॉल का प्राइस कितना होगा, एक डाइम, 1 डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट्स। याद रखना, अमेरिका में सेंट्स चलता है। जिस तरह से हम लोग 1 रुपये को पैसे में बांटते हैं ना, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। इन द सिमिलर वे इन अमेरिका देयर इज़ $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो एक बॉल का प्राइस कितना होगा, मुश्किल से 10 सेंट्स होंगे, 1 डाइम होगा। लेकिन मैं उसको वो बॉल खरीद कर नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं उस लड़के को आज वो बॉल खरीद के दिया तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं सीख पाएगा कि वो बॉल जब उसकी थी तो उसे उस बॉल को संभाल कर रखना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने उस बॉल को भुला दिया। लास्ट स्टैंजा। इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions people will take balls will be lost always, little boy। ये दुनिया जो है ना, वो दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ possession, यानी ये दुनिया जो है वो भोग की दुनिया है। सब कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। जैसे कि अभी मान लो जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं भी तो यही कहूँगा ना कि ये फ़ोन मेरा है।
ठीक है, आपके पास अगर कोई कार है या बाइक है तो आप क्या कहोगे, ये बाइक मेरी है, ये घर मेरा है। तो यही तो है पजेशन, इन सारी चीज़ों को ही तो हम पजेशन कहते हैं। और इसी के बारे में हमारे पोएट कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये पजेशन की दुनिया है, सब एक दूसरे को चाहते हैं कि वो मेरा है, ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। इसी प्रकार से लोग क्या करेंगे, बॉल्स खरीदेंगे और बॉल्स जो है वो लॉस्ट होती जाएंगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। यहाँ पे एक लाइन जो है ना वो बोला गया है, मनी इज एक्सटर्नल। अब जरा इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। मनी इज एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि हम पैसे से सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही खरीद सकते हैं। मेटेरियलिस्टिक चीज़ का मतलब जैसे कि ये फ़ोन, ये लैपटॉप हो गया, ये बेंच हो गया, ये लाइट हो गया, जो भी लाइटें लगी हुई है, सारी चीज़ें ये मटेरियल है। एंड जब सारी मटेरियल्स को हम खरीद सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल थिंग्स। मतलब आज मान लो आपके पास कोई फ़ोन है, ठीक है, और उस फ़ोन के साथ बहुत सारी यादें तुम्हारी जुड़ी हुई है, बहुत सारी यादें। सपोज़ करो ऐसा है कि तुम्हारे पेरेंट्स से तुमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया हो, तब जाकर वो मोबाइल तुम्हें मिला हो और वो मोबाइल खो जाए, तो एकदम से यादें नहीं आएंगी ना, कि माइंड में घूमने लगेगा ना कि यार कितना इसके लिए मैंने परेशान किया था अपने पेरेंट्स को, कितना लड़ा था, 2 दिनों तक खाना नहीं खाया था, जब जाकर मुझे फ़ोन मिला था। पता नहीं बच्चे क्या क्या करने लगते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक चीज़ के साथ जो आपकी यादें हैं, वो यादें आपकी उसी के साथ चली जाती है। वो फ़ोन आपका चला गया, अब एक नया फ़ोन खरीद सकते हो उसी पैसे से, उससे कम दाम में ही आपका नया फ़ोन आ जाएगा, उससे अच्छा फ़ोन आ जाएगा। लेकिन उस फ़ोन के साथ जो आपकी यादें थी, क्या वो यादें वापस आ सकती हैं? नहीं ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि मनी इज एक्सटर्नल। मनी जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खरीद के ला सकता है, लेकिन उसके साथ जो उनकी यादें, उनकी मेमोरीज, उनकी इमोशंस जो अटैच्ड होती हैं, उन इमोशंस को मनी वापस नहीं ला सकता। समझ गए बात? आगे चलते हैं। He is learning well behind his disparate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days, how to stand up। तो लास्ट में हमारे पोएट क्या कहते हैं कि अब वो लड़का जो है वो क्या कर रहा है, सीख रहा है कि किस तरीके से अगर हमारी कोई चीज़ खो जाए तो वहाँ पे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, हमें आगे बढ़ना है, हमें वहाँ से निकलना पड़ेगा। इस चीज़ को हर एक इंसान को एक न एक दिन सीखना पड़ता है कि उसकी बहुत ही प्यारी चीज़ उसके पास से चली जाएगी। तो ये पोम जो है ना वो कुल मिला के कुछ इस तरीके का है। ये समझो कि हमारे जो पोएट हैं वो ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपने मेमोरीज़ को, अपने इमोशंस को मटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ अटैच नहीं करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही हमने अटैच किया वो चीज़ जैसे खो जाएगा हम इमोशनल हो बैठेंगे। हमारे लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज जो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, कल हो सके तो वो हमारे साथ ना रहे, लेकिन उसी की याद में, उन्हीं की याद में अगर हम बैठे रहेंगे और रोते रहेंगे तो हम आगे भी कभी नहीं बढ़ सकते। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक दिन ये सीखना पड़ेगा कि जो आज मेरा है वो कल मेरा नहीं होगा, वो मेरे पास से चला जाएगा। तब मैं क्या करूँगा, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना, यहाँ पे बॉल जो है वो एक तरीके से मेटेरियलिस्टिक थिंग को भी रिप्रेजेंट करती है जो हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, एज वेल एज ये किसी के चाइल्डहुड को भी रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हमारी चाइल्डहुड जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारा जो बचपन है वो पीछे छूटता जा रहा है और वो बचपन वापस लौट कर नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा। तो वही बोला है कि मनी इज एक्सटर्नल, वही बोला है कि बॉल्स कैन नॉट बी बाउट बैक, उनको वापस नहीं खरीद सकते, वो एक बार चला गया तो चला गया। जब पोम आपका क्लियर होता है ना तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ बना लेते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे दिया, जैसे कि मेरेली का मतलब होता है चेयरफुल यानी खुशी खुशी, है ना। चेयरफुली हम बोल सकते हैं, हैप्पीली बोल सकते हैं। बाउंसिंग का मतलब क्या हो गया, जंप करते करते चला गया। ग्रीफ का मतलब होता है सॉरो यानी दुख, है ना। रिजिड का मतलब होता है फिक्स्ड, वो लड़का ऐसे रिजिड खड़ा हो गया यानी फिक्स्ड हो गया। जैसे कि ये वॉल जो भी है, आपके जो घर के वॉल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है, कांपना, तो ट्रेम्बलिंग मतलब कांपता हुआ, शेकिंग। हार्बर का मतलब तो पता ही है, डॉक या पोर्ट, कोई भी बंदरगाह को हम लोग हार्बर कहते हैं। नेक्स्ट इंट्रूड का मतलब क्या होता है, जरा गौर से समझना। इंट्रूड का मतलब होता है घुसपैठ करना, जहाँ पे नहीं जाना चाहिए वहाँ पे जाना, घुसपैठ करना। ठीक। डाइम का मतलब मैंने आपको बता दिया, 1 डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट्स होता है। वर्थलेस का मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, यूजलेस। ठीक।
पोजीशन का मतलब ऑनरशिप, ये भी मैंने बता दिया। एक्सटर्नल का यहाँ पे मतलब क्या है कि थिंग्स विद विच फीलिंग्स आर नॉट अटैच्ड, चीज़ों से हमको अटैच नहीं करना है, ठीक है। मनी जो है वो बाहर की चीज़ें ला सकती है, लेकिन हमारी मेमोरीज, हमारी इमोशंस वापस नहीं ला सकती। डिस्परेट का मतलब क्या होता है? होपलेस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? द ग्रीक वर्ड एपिस्टेम मीन्स नॉलेज, यहाँ पे होता है सीखना। एंड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कोई चीज़ अगर खो जाए तो हम उससे सीखें कैसे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। हमारा सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है और इस सेंट्रल आइडिया को आप या तुम खुद ही पढ़ लेना। एंड आई होप कि जो मैंने बताया है उसी को यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है। क्या है ना कि अगर पढ़ लोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जो बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला हमारा पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा, ठीक है। अब ये एनाफोरा होता है क्या, जरा गौर से समझना। कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी छोटा सा फ्रेज अगर किसी भी पोम के लाइन में रिपीट कर रहा है, शुरू में ही कोई फ्रेज या कोई वर्ड रिपीट कर रहा है, तो वहाँ पे एनाफोरा है। तो यहाँ पे हमारा एनाफोरा कहाँ पे है? व्हाट इज़ द बॉय एंड व्हाट। तो देखो व्हाट एंड व्हाट, शुरू में यहाँ पे देखो व्हाट और उसके नीचे भी देखो व्हाट, तो दो जगह पे यहाँ पे व्हाट आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एनाफोरा हो रहा है। वन मोर प्लेस, मेरिली बाउंसिंग एंड मेरिली ओवर। लाइन के शुरुआत में ही देखो मेरिली यहाँ भी आया है और उसके नीचे मेरिली आया है, तो दो जगह पर मेरिली आया है, इसीलिए यहाँ पे भी एनाफोरा हो रहा है। तो इस पोम में दो जगह एनाफोरा हो रहा है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। कौन कौन सा जगह है? एक व्हाट इज़ द बॉय से लेकर व्हाट एंड व्हाट तक, ठीक है ना। चलो दूसरा कहाँ पे था? मेरिली बाउंसिंग से लेकर मेरिली ओवर, दोनों जगह मेरिली जो है वहाँ पे हमारा एनाफोरा हो रहा है। सेकेंड पोएटिक डिवाइस इज एसोनेंस। एसोनेंस कहाँ पे हो रहा है भाई? एसोनेंस हमारा हमें तो पता ही है, वोवेल का साउंड रिपीट होता है। तो व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉयल। तो बॉय नाउ लॉस्ट, तो इसमें क्या हो रहा है? ओ का साउंड आ रहा है, ओ का साउंड, वोवेल साउंड, ठीक है। लाइन नोट कर लेना किसकी जगह पे, अगर ये लाइन उठा के आपको दे देना तो फटाफट बना लेना, एकदम दिक्कत मत करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड इज डिस्परेट आइज। तो यहाँ पे ही एंड बी, ही बिहाइंड, तो ई का साउंड आ रहा है, ही एंड बिहाइंड में ई का साउंड आ रहा है, तो यहाँ भी तुम्हारा एसोनेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं। इमेजरी। अब इमेजरी में क्या मैंने बताया था? इमेजरी में क्या होता है कि कोई भी एक सिचुएशन को इमेजिन किया जाता है, इमेजिन करवाया जाता है वर्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि व्हेन पोएट सेज मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी वो जो बॉल है वो स्ट्रीट से नीचे की ओर चली गई। इमेजिन करो कि बॉल जो है वो स्ट्रीट से नीचे की ओर चली गई, दैट इज़ योर इमेजरी। आगे चलते हैं। रेपिटेशन। रेपिटेशन तो मैंने बता दिया था कि रेपिटेशन क्या होता है कि कोई भी वर्ड जो है वो बार बार रिपीट होता है, कोई भी फ्रेज जो है वो बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे रेपिटेशन कहाँ है? व्हाट। ये व्हाट वर्ड देखो कितना बार आया है पोम में, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग बॉल, ये बॉल भी वर्ड आपका पोम में बहुत बार आया हुआ है। अब बोलोगे कि सर आप एक बात बताओ, रेपिटेशन एंड एनाफोरा में क्या डिफरेंस है? एनाफोरा में भी रिपीट होता है, रेपिटेशन में भी रिपीट होता है भाई, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो वेरी सिंपल है बच्चों, ध्यान से समझना, वेरी सिंपल है। एनाफोरा में क्या होता है कि सेंटेंस के शुरू में रिपीट होता है, एंड रेपिटेशन में कहीं भी रिपीट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट वाली लाइन में शुरू में हुआ, सेकंड वाला लास्ट में बीच में हो गया, थर्ड वाली लाइन में एकदम लास्ट में हो गया। तो ऐसे ये रिपीट होता है कहीं भी, तब वो रेपिटेशन कहलाता है। आई होप यू हैव गॉट इट। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे जरूर कमेंट करना। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आने वाला है, लिटरेचर के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, सब मिल जाएगा, डोंट वरी। आगे चलते हैं। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? कोई भी हम एनिमल को या कोई भी नॉन लिविंग थिंग को हम ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है? खुशी खुशी कूदते हुए चला गया। अब खुशी खुशी कूदता कौन है? कोई बच्चा है ना। तो क्या वो बॉल कोई बच्चा है, कोई आदमी है, कोई किड है? नहीं ना, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन फिर उसको हमने क्यों कहा कि वो कूदते कूदते चला गया? क्योंकि यहाँ पे पोएट चाहते थे कि हम उसको पर्सोनिफाई करें, तो यहाँ पे उस बॉल को पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है। किस रूप में? कि वो कूदते कूदते नीचे चला गया। गॉट इट? लेट्स मूव फर्दर। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने बताया था, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो शुरू में बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं बाई, बॉल, बैक, ब का साउंड, यानी बी का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे जब तुम सर्च करोगे ना, तो एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक अगर कहीं पे दिख गया, अब पूछ दिया इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, आंख बंद करके वहाँ पे, आंख बंद करें मतलब जानबूझ के वहाँ पे बाइज बॉल बैक,
इसको मार के आना, ठीक है, दैट इज एलिट्रेशन। नेक्स्ट हमारा लास्ट है दैट इज सिंबलिज्म। सिंबलिज्म में क्या होता है कि हम सिंबल के रूप में यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा बॉल है उसको एक सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है। किसका सिंबल? चाइल्डहुड का, बचपन का। बचपन का प्यार मेरा, नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ ये नहीं करना, वो बचपन का प्यार नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बचपन जो है वो बचपन है जो चला गया वो वाले बचपन की यहाँ पे बात की जा रही है। भाई गाना मत सुनने लग जाना जाकर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले यहाँ पे ना तुम्हें क्या किया गया है, एक छोटा सा स्टैंजा दिया गया है। अब उस स्टैंजा से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम हु विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम। कौन जो है वो किस पे दखल अंदाजी नहीं करेगा। मतलब मान लो कि तुम अपने घर में कुछ कर रहे हो और मैं गया और जाकर बोला, हे क्या कर रहे हो, चलो खेलना चलो, ऐसा काम मत करो। तो मैंने क्या किया, इंट्रूड किया, घुसपैठ किया। दैट मीन्स बिना बोले बिना परमिशन के कहीं चले जाने को हम लोग इंट्रूड कहते हैं। तो कौन किसको इंट्रूड कर रहा है? तुम्हारे ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। जल्दी से सोच लो, वीडियो पॉज करो और सोचो, उसका मैं आंसर बताता हूँ। सोच लिए? चलो, तो यहाँ पे जो पोएट है वो पोएट क्या कर रहा है, वो बॉय को इंट्रूड करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, वाई अनदर बॉल विल बी वर्थलेस। दूसरा बॉल वर्थलेस क्यों हो जाएगा, दूसरे बॉल की वैल्यू क्यों नहीं होगी? ऑप्शंस क्या बोला है कि इट वॉन्ट बी एज ह्यूज एज द वन लॉस्ट, या इट वॉन्ट बी एज गुड एज द वन लॉस्ट, इट वॉन्ट लेसन द बॉयज ग्रीफ, या इट वॉन्ट बी अवेलेबल। फटाफट बताओ क्या होगा यहाँ पे। लेट्स सी द आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कि अगर बॉल चला गया और हम दूसरा बॉल लाकर दे दिए तो क्या उसका दुख खत्म हो जाएगा? नहीं ना, उसका दुख वहीं पे बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इट वॉन्ट लेसन द बॉयज ग्रीफ। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट, पिक द वर्ड दैट मीन्स अ टाइम। इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है अ डाइम? याद करो थोड़ा देर पहले मैंने क्या बताया, 1 डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट्स। तो कहाँ पे लिखा हुआ है 10 सेंट्स? दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट, balls will be lost always little boy, which poetic device has been used in the line? तो बताओ इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? तो देखो balls एंड balls बार बार यूज हुआ है बच्चों। तो जब एक वर्ड या एक फ्रेज बार बार रिपीट होता है तो इसको हम रेपिटेशन कहते हैं। क्या यहाँ पे रेपिटेशन है? ऑफ कोर्स है। सिमिली तो है नहीं, मेटाफर भी यहाँ पे है नहीं, इमेजरी भी नहीं है, तो बच गया हमारा रेपिटेशन एंड इट विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम। इस पोम की करेक्ट राइमिंग स्कीम चूज करनी है। सबसे पहला ऑप्शन है ए बी बी ए, सेकेंड ए बी ए, थर्ड फ्री वर्स एंड फोर्थ ए बी ए। तो सबसे पहले ये जान लो कि इस पोम की कोई राइमिंग स्कीम है ही नहीं। राइमिंग स्कीम क्या होता है कि जब हम लास्ट वाले वर्ड्स को देखकर मैच करते कि कौन कौन सा वर्ड एक जैसा लगता है। तुम गाना सुनते हो तो गाने में भी जो लास्ट वाले बोल होते हैं ना वो लगभग हर एक एक लाइन के बाद रिपीट होते हैं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो रिपीट होता है। तो वो हो गया वर्स, और यहाँ पे हो गया फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब इसका कोई रिदम ही नहीं है, इसको गाया भी नहीं जा सकता। कोई भी ऐसा पोम जिसको हम गा सकते हैं डैट इज कॉल्ड अ वर्स, और जिसको नहीं गा सकते वो फ्री वर्स है। तो इस पोम की कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ध्यान रखना। द बॉल पोम में कोई भी पोएटिक डिवाइस, क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरा ध्यान कहाँ है भाई, गलत। द बॉल पोम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। द पोएट बिगिंस विद अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोम द स्पीकर। हमारे जो पोएट है वो शुरू में ही एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो आखिर वो क्वेश्चन पूछने का मतलब उनका क्या हुआ, क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डैट यू हैव टू टेल। क्या है भाई? वांट्स द बॉय टू आंसर द क्वेश्चन, वो चाहते हैं कि वो लड़का आंसर दे। सेकेंड, एक्सपेक्ट द पासर बाय टू रिस्पॉन्ड, जो बगल से गुजर रहा है उसको वो चाहते हैं कि रिस्पॉन्ड करे। थर्ड, इज लुकिंग फॉर आंसर इन अ सेल्फ हेल्प बुक या इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ। आखिर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्यों, जल्दी से बताओ, मैं तब तक पॉज करता हूँ। तो एक्सपेक्ट द पासर बाय इज लुकिंग फॉर आंसर इन अ सेल्फ हेल्प बुक एंड इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ। ठीक है, वो पोएट जो है ना वो अपने आप में सोच रहे हैं, वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं।
कि उनका भी जो बचपन है ना वो इसी तरीके से चला गया। सो द राइट आंसर, द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट। अब तुम लोगों के लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया है, समझा देता हूँ, बनाना जरूर। ठीक है, अभी समझा देता हूँ, आई होप कि बना ही लोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है, द बॉय इन द बॉल पोएम इज सफरिंग फ्रॉम अ सेंस ऑफ। ये जो लड़का है वो किस सेंस से सफ़र कर रहा है, आखिर उसको हुआ क्या है? तो इट इज़ सेंस ऑफ लॉस। मैंने तो आंसर बता दिया, चलो कोई बात नहीं, सही कर लेना। आगे चलते हैं, दूसरा, वाई डज द स्पीकर चूज नॉट टू इंट्रूड। आखिर स्पीकर ने उसको इंट्रूड नहीं करने का क्यों चूज किया? दिस इज सो बिकॉज द पोएट। क्यों? क्योंकि पोएट, बाकी पढ़ लो, और नहीं आएगा, कोई भी ऑप्शन समझ में ना आए तो जरूर नीचे कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, पिक आउट द ऑप्शन दैट शो केस एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इस 4 ऑप्शंस में तुम्हें ये सिलेक्ट करने हैं कि एलिट्रेशन कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, द पोएट यूजेस द वर्ड अल्टीमेट टू डिस्क्राइब द बॉयज रिएक्शन एंड पिक द मीनिंग दैट डज नॉट डिस्प्ले द सिनोनिम ऑफ अल्टीमेट इन द कॉन्टेक्स्ट गिवन एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। यहाँ पे जो अल्टीमेट वर्ड यूज किया गया है, इस अल्टीमेट वर्ड का सिनोनिम इन चारों में से कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि हर बार की तरह मैं हर एक पोएम का जो भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका जो आंसर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ डिटेल के साथ। तो प्लीज़ जाओ और जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे तुम्हें इसके आंसर मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और भी वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है ना, लिटरेचर के टॉपिक के लिए, तो उसके लिए ज़रूर स्टे ट्यून्ड रहना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिटवीन द नेक्स्ट वन, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।